Good morning, student. Now we are start new topic in cardiovascular system. Topic name is aneurysm. कार्डियोवास्कुलर की नॉर्मलिटी हमने स्टार्ट कर रखी है। कार्डियोवास्कुलर नॉर्मलिटी के अंदर जो आज का अपना टॉपिक है उसका नाम है एनेरिज्म, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है एनेरिज्म के बारे में कि एनेरिज्म क्या होता है। तो एनेरिज्म का मतलब होता है कि जब जो आर्टरी होती है हमारी बॉडी में, जो आर्टरीज है उनके अंदर अगर आउटपुट प्रोड्यूस उसका हो जाए, उसका डायलिटेशन हो जाए, अगर आर्टरी का डायलिटेशन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एनेरिज्म। अगर इसकी डेफिनेशन की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन रहेगी व्हेन परमानेंट लोकलाइज्ड डायलेशन ऑफ बैलूनिंग dilatation or ballooning in an artery is occur is called aneurysm। मतलब कि जब किसी आर्टरी के अंदर परमानेंट लोकलाइज डायलेशन हो जाएगा, मतलब उसका डायलेशन हो जाएगा और वहां पे बैलूनिंग बन जाएगी। जैसे ये नॉर्मल आर्टरी है, अगर इसका इस तरह से डायलेटेशन हो जाए या उसकी बैलूनिंग इस तरह से उसकी बैलूनिंग हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एनेरिज्म। मतलब कि आर्टरी जो नॉर्मल शेप है उसके अंदर डायलेटेशन हो रहा है, उसके अंदर बैलूनिंग फॉर्मेशन है वो अक्कर हो रही है, जो कि लोकलाइज होगी और परमानेंट होगी। अगर ऐसी कंडीशन अक्कर होती है तो उसको हम बोलेंगे एनेरिज्म। अब इसकी जो कारण है, कॉजेज है एटियोलॉजी की बात करें तो वो क्या रहेगी। फर्स्ट हम बात करें हेरिडिटी की, तो जन्मजात लक्षणों की वजह से अगर किसी की फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री रही है तो उसकी वजह से एनेरिज्म हो सकता है। जैसे मान लो फैमिली में किसी पर्सन को पहले से एनेरिज्म की कंडीशन है, आर्टरी के अंदर डायलेशन हो गया है, ऐसी कंडीशन है तो हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ब्लड के अंदर क्लॉट बन रहा है, जैसे ब्लड है वो गाढ़ा हो गया, ब्लड के अंदर जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लड का क्लॉट बन रहा है, ब्लड गाढ़ा हो गया, इस वजह से ब्लड का जो क्लॉट बन रहा है, अगर जैसे मान लो ये आर्टरी के अंदर यहाँ पे ये ब्लड क्लॉट हो जाता है तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से अगर ये आर्टरी की वाल कहीं से कमजोर है तो वहां से आउट प्रोट्रूजन हो जाएगा, या वहां से क्या है जो बैलूनिंग या डायलेशन है वो अक्कर हो जाता है, तो उसको हम एनेरिज्म बोलेंगे। तो ये भी अपना रोल प्ले करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होती है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन अक्कर हो रही है तो उसकी वजह से भी इसकी वाल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा, तो जहां से ये वाल कमजोर होगी वहां से वो बैलूनिंग शेप ले लेगी, वहां से वो डायलेक्ट हो जाएगी, वहां से वो अपने आप का साइज है वो इंक्रीज कर लेगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें स्मोकिंग की, जो कि एक तरह का स्टिमुलेंट्स है। स्मोकिंग करने से क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो आर्टरी के अंदर डायलेशन है वो अक्कर हो सकता है, आर्टरी वाल कमजोर होने की वजह से। ओबेसिटी, अगर पर्सन को ओबेसिटी है तो ओबेसिटी की कंडीशन में क्या है, बॉडी में फैट ज्यादा अक्यूमुलेट होगा, और फैट अक्यूमुलेट होने से क्या होगा कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरा है कि फैट ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, तो फैट ज्यादा होने से, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से भी एनेरिज्म हो सकता है। वस्कुलाइटिस, वस्कुलाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल। मतलब कि जब आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन अक्कर हो रही है उसको हम बोलेंगे वस्कुलाइटिस। तो अगर आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है उसकी वजह से भी एनेरिज्म हो सकता है। ट्रॉमा, अगर डायरेक्ट किसी आर्टरी के ऊपर ट्रॉमा हो गया है, उसका ब्रेकडाउन हो गया है या वो प्रेस हो गई है उस वजह से, मतलब डायरेक्ट आर्टरी के ऊपर प्रेस लगने की वजह से भी उसकी वाल है कमजोर हो सकती है, और वाल कमजोर होने से क्या होगा, वहां पे जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां से आउट प्रोट्रूजन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है स्टिमुलेंट ड्रग। स्टिमुलेंट ड्रग्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जो कि अपनी बॉडी को स्टिमुलेट कर देती है। स्टिमुलेट होने की जो वजह वो ये रहती है कि इस कंडीशन में अपनी बॉडी का जो हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ब्लड है वो ज्यादा सर्कुलेट होने लग जाता है। जब ब्लड ज्यादा सर्कुलेट होगा या कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है तो क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर वाल कहीं से कमजोर है आर्टरी की तो वहां पे क्या हो जाएगा, डायलेशन अक्कर हो जाएगा, वहां पर बैलूनिंग स्ट्रक्चर अक्कर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टिमुलेंट ड्रग्स होती है वो भी
एनोरिज्म क्रिएट कर सकती है। इन्फेक्शन ऑफ द आर्टरी या इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो बैक्टीरियल है या वायरल है, उस इन्फेक्शन की वजह से जो ये वाल है, जो आर्टरी की जो दीवारें हैं वो कमजोर हो रही है, उसकी वजह से भी एनोरिज्म हो सकता है। वीकनेस ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी, अगर जो आर्टरी है उसकी जो दीवार है वो कमजोर है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो ब्लड वेसल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो जो ये 3 लेयर्स है, अगर इन तीनों के अंदर या तीनों में से किसी एक के अंदर अगर वीकनेस अगर है तो वहां से क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर या डायलेशन की कंडीशन है वो अक्कर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं आर्टरी की या जो वेसल ब्लड वेसल्स है उसकी वॉल है वो वीक होने की वजह से भी एनोरिज्म की कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन की, जो एनोरिज्म है उसका क्लासिफिकेशन कैसे हम करते हैं या क्लासिफिकेशन है वो किस टाइप का होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बात करें तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो एनोरिज्म का रहता है वो रहता है बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी, बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी, मतलब जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर है उनकी वजह से जो एनोरिज्म क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन ईटियोलॉजिकल या जो बेस्ड ऑन ईटियोलॉजिकल एनोरिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ट्रोमा की वजह से, जैसे ट्रोमेटिक एनोरिज्म, ट्रोमेटिक मतलब ट्रोमा होने की वजह से जो एनोरिज्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रोमेटिक एनोरिज्म। नेक्स्ट वन हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन होने की वजह से एनोरिज्म क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शियस एनोरिज्म। कॉन्जेनाइटल एनोरिज्म, मतलब अगर जन्मजात है, फैमिली टू फैमिली चला आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल। एक होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड एनोरिज्म, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड एनोरिज्म है वो भी आगे जाकर जो प्रेगनेंसी रिलेटेड एनोरिज्म है उसके होने की जो वजह है वो क्या रहेगा कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, वाल्व्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगता है तो वहां पर एनोरिज्म हो सकता है। इसको हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एनोरिज्म। तो बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन इसका हम पढ़ते हैं एनोरिज्म का वो 4 तरह का पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है ट्रोमेटिक, मतलब ट्रॉमा होने की वजह से एनोरिज्म हो रहा है, उसको हम ईटियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा इन्फेक्शियस, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से वाल कमजोर हो गया, वहां पे एनोरिज्म क्रिएट हो रहा है। कॉन्जेनाइटल एनोरिज्म ऐसा एनोरिज्म जो जन्मजात है, मतलब पीढ़ी में चला आ रहा है तो अक्सर हो गया है दूसरी पीढ़ी के अंदर, तो उसको हम कॉन्जेनाइटल एनोरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट वन है प्रेगनेंसी रिलेटेड या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एनोरिज्म, मतलब ऐसा एनोरिज्म जो प्रेगनेंसी की वजह से एनोरिज्म हो रहा है, मतलब ऐसा आर्टरी का डायलेशन या आर्टरी का बैलून लाइक स्ट्रक्चर होना जो कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है, उसको हम बोलेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वन बात करें बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक की, ये ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि फर्स्ट वन हमने ईटियोलॉजी की बात की, सेकंड हम बात करेंगे बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो एनोरिज्म है उसके जो कैरेक्टर्स अक्कर हो रहे हैं उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी हमने एनोरिज्म को क्लासिफाई किया हुआ है। तो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम एनोरिज्म को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन अगर बात करें तो वो होगा ट्रू एनोरिज्म एंड सेकंड बात करें तो वो होगा फॉल्स एनोरिज्म।
जो बेस्ट ऑन कैरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग दो तरह का आगे सब क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन है ट्रू एनेरिज्म। ट्रू एनेरिज्म का मतलब होता है कि जब जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरी है, वो धीरे धीरे वीक होती जाती है और आर्टरी की वीकनेस की वजह से जब आउट प्रोटोन या एनेरिज्म अकर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू एनेरिज्म। नेक्स्ट वन है फॉल्स एनेरिज्म। जो फॉल्स एनेरिज्म है उसका मतलब होता है कि जब ब्लड वेसल्स की जो वाल है उसके अंदर कोई ट्रॉमा हो गया है, उसकी वजह से अगर एनेरिज्म क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स एनेरिज्म। जो ट्रू एनेरिज्म है उसको आगे हम सब डिवाइड करते हैं। जो ट्रू एनेरिज्म है वो आगे तीन पार्ट्स के अंदर सॉरी तीन पार्ट्स के अंदर आगे सब डिवाइड होती है। तो जैसे इसके अंदर हम फर्स्ट वन पढ़ते हैं थोरेसिस। सॉरी जो ट्रू एनेरिज्म है उसका जो आगे सब क्लासिफिकेशन है, ट्रू एनेरिज्म का जो आगे सब क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट वन होगा क्रूसिफॉर्म, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो रहेगा सेकुलर एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है डिसेक्शन एनेरिज्म। जो बेस्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक है एनेरिज्म का क्लासिफिकेशन वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन है ट्रू एनेरिज्म और सेकंड वन है फॉल्स एनेरिज्म। ट्रू एनेरिज्म का मतलब होता है कि जब एनेरिज्म जो अकर हो रहा है वो आर्टरी की वाल जो है उसका कमजोर होने की वजह से, आर्टरी की वाल है वो वीक होने की वजह से अकर होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू एनेरिज्म। और जो ट्रू एनेरिज्म है उसको आगे तीन पार्ट में सब डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन है फूसीफॉर्म एनेरिज्म। फूसीफॉर्म एनेरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो होल आर्टरी होती है वो डायलेट हो जाती है। होल डायलेट मतलब इस तरह से पूरी आर्टरी जो है लोकलाइज एरिया है वो डायलेट हो जाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर ये थी और वो एक पूरी स्ट्रक्चर क्या है डायलेट हो गई, पूरी का डिस्टेंशन हो गया, उसको हम बोलेंगे क्रूसिफॉर्म एनेरिज्म। मतलब होल आर्टरी है वो डायलेट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें सेकुलर एनेरिज्म की। तो सेकुलर जो एनेरिज्म होता है उसका मतलब होगा कि जब लोकल पार्ट्स के अंदर आउट पाउचिंग होती है, मतलब हमने डेफिनेशन में बात की थी कि बैलून लाइक आउट पाउचिंग हो जाती है मतलब आर्टरी की, तो उसको हम एनेरिज्म बोलते हैं। तो सेकुलर एनेरिज्म का मतलब होगा कि जब आर्टरी के अंदर लोकल पार्ट के अंदर बैलूनिंग स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम बोलेंगे सेकुलर एनेरिज्म। मतलब कि when local balloon like structure occur in artery wall is called secular aneurysm। इस तरह से लोकल पार्ट के अंदर बैलूनिंग फॉर्मेशन हो रही है, ऊपर क्या था कंप्लीट का डायलेशन हो रहा था। नेक्स्ट वन बात है डिसेक्शन की। डिसेक्शन का मतलब होगा कि जो आर्टरी की जो तीनों वाल्स है, जो सॉरी आर्टरी की जो वाल्स की जो तीनों लेयर है उन तीनों लेयर्स के अंदर डिसेक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे बात करें कि ये नॉर्मल एक आर्टरी की वाल है और उस वाल की ये तीन लेयर है, तो जो डिसेक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो तीनों जो लेयर है वो अलग अलग डिस्टेंट हो जाएगी। मतलब तीनों लेयर्स के अंदर एक सेपरेशन आ जाएगा। जब आर्टरी की वाल की जो तीनों लेयर्स होती है उन लेयर्स का अलग अलग सेक्शन हो जाता है या उन तीनों वाल्स के बीच में सेपरेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिसेक्शन एनेरिज्म। मतलब डिसेक्शन अलग अलग होने की वजह से आर्टरी है वो इन्फ्लाम हो रही है, आर्टरी का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डिसेक्शन एनेरिज्म। फॉल्स एनेरिज्म मैंने पहले बता दिया कि ऐसा एनेरिज्म जो आर्टरी वाल के अंदर चोट लगने की वजह से, ट्रॉमा होने की वजह से जो वाल है वो कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से डायलेशन अक्कर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फॉल्स एनेरिज्म। तो ये हमने बात की बेस्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक के। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ट ऑन साइड्स। मतलब कि जो एनेरिज्म है उसका जो
साइट है, मतलब जहां पर वो अक्कर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्लासिफाई किया हुआ है। थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन साइट। साइट के अकॉर्डिंग मतलब जहां पर एनेलिज्म अक्कर हो रहा है, जिस साइट पे एनेलिज्म अक्कर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन है एरोटिक एनेलिज्म। एरोटिक एनेलिज्म। नेक्स्ट अगर हम सेकंड की बात करें तो एरोटिक के बाद वो हो सकता है सेरिब्रम, सेरिब्रल एनेलिज्म, सेरिब्रल एनेलिज्म। एंड फोर्थ की बात करें तो होगा पेरिफेरल, फोर्थ की अगर बात करें तो होगा पेरिफेरल। अब हम तीनों की बात करेंगे क्या होते हैं। बेस्ट ऑन साइट मतलब जहां पर एनेलिज्म अकर हो रहा है उसकी साइट के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन अगर बात करें तो एरोटिक एनेलिज्म। एरोटिक एनेलिज्म का मतलब होता है कि जो अरोटा है, अरोटा जो है अगर उसका कहीं किसी साइट पर जाकर अगर उसका डिस्टेंशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एरोटिक एनेलिज्म। जो एरोटिक एनेलिज्म है वो आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है थोरेसिस, थोरेसिस एरोटिक एनेलिज्म, और एक होता है एब्डोमिनल एयोटिक एनेलिज्म। इनको हम शॉर्ट में TAA लिखते हैं, TAA, और इसको हम लिखते हैं ट्रिपल A। तो साइड के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट में एयोटिक एनेलिज्म मतलब अरोटा के अंदर डायलेशन अकर हो रहा है। जो आगे एयोटिक एनेलिज्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन है थोरेसिस एयोटिक एनेलिज्म। थोरेसिस एयोटिक एनेलिज्म का मतलब हुआ कि जो एयोटा है उसका थोरेसिस कैविटी के अंदर कहीं डिस्टेंशन हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे थोरेसिस एयोटिक एनेलिज्म। दूसरा एब्डोमिनल एयोटिक एनेलिज्म। तो एब्डोमिनल एयोटिक एनेलिज्म का मतलब होगा कि जो डिसेंडिंग एरोटा जो है, जो डिसेंडिंग एरोटा है जो एब्डोमेन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर थोरेसिस तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर आयोटा का डायलेशन अकर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल एयोटिक एनेरिज्म। ये था एयोटिक एनेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें सेरिब्रल एनेरिज्म। तो सेरिब्रल एनेरिज्म का मतलब होगा जब ब्रेन के अंदर किसी आर्टरी के अंदर डायलेशन अकर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेरिब्रल एनेरिज्म। व्हेन डायलेशन अकर इन ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल एनेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें पेरिफेरल एनेरिज्म की। तो पेरिफेरल एनेरिज्म का मतलब होगा कि जब पेरिफेरल पार्ट की किसी आर्टरी के अंदर डायलेशन अकर हो रहा है, जैसे बोथ एक्सट्रीमिटीज की जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वहां पे अगर डायलेशन अकर हो रहा है, या फीमोरल आर्टरी के अंदर डायलेशन अकर हो रहा है, जो नी आर्टरीज है वहां पर जैसे बात करें हम पॉप्लिटियल के अंदर, पॉप्लिटियल आर्टरी के अंदर, डोर्सल आर्टरी के अंदर कहीं अगर डायलेशन अकर हो रहा है, मतलब पेरिफेरल पार्ट के अंदर कहीं आर्टरी के अंदर डायलेशन अकर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल एनेरिज्म, पेरिफेरल एनेरिज्म। तो ये हमने बात की थी इसकी क्लासिफिकेशन की। तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, बैकबोन ईटियोलॉजी, बैकबोन एक्सेसिव और बैकबोन साइड। अब क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी की, कि जो एनेरिज्म है वो कैसे अक्कर होगा। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा सबसे पहले, ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियो मतलब ये सारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उनकी वजह से वीकनेस ऑफ आर्टरियल वॉल, occurrence 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 of weakness of arterial wall
मतलब एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो आर्टरी की जो वॉल है उसके अंदर अगर वीकनेस आ जाती है, और वीकनेस आने की वजह से इफ इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर, मतलब वीकनेस आ गई है एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से और वहां पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज होता है, तो क्या होगा, आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन इज आपका मतलब आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, एंड ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद क्या होगा, डायलेशन, डायलेशन और बैलूनिंग, बैलूनिंग ऑफ आर्टरियल वॉल, मतलब आर्टरियल वॉल के अंदर डायलेशन हो जाएगा, उसकी बैलूनिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, और जब इस तरह की स्ट्रक्चर या इस तरह की जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं एनेरिज्म। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है सिंपल। एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो वाल है आर्टरी की वो कमजोर होगी है, वाल कमजोर होने से प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड का जब सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन होने की वजह से जो आर्टरी है उसके अंदर स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, आर्टरी यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि वहां पे वाल है वो वीक है और प्रेशर लग रहा है, जो स्ट्रक्चर चेंज होगी तो स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, वो डायलेट हो जाएगी, बैलूनाइज स्ट्रक्चर बन जाएगी, और उसको हम बोलेंगे एनेरिज्म। तो ये एनेरिज्म की पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। अब नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इसके साइन सिम्टम की, तो जो साइन सिम्टम है वो अलग अलग हम पढ़ते हैं, जैसे हमने बात की थी कि साइड के अकॉर्डिंग जो हमने बात की थी, अगर थोरेसिस कैविटी में एनेरिज्म अकर हो रहा है तो उसके अलग साइन होंगे, अगर सेरिब्रल में अकर हो रहा है तो उसके अलग साइन होंगे, अगर पेरिफेरल पार्ट में एनेरिज्म अकर हो रहा है तो उसके अलग साइन रहेंगे। तो साइन सिम्टम हम अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट में बात करें जो एरोटिक डायलेटेशन है, फर्स्ट में अगर हम बात करें कि जो थोरेसिस एरोटिक एनेरिज्म, मतलब कि थोरेसिस कैविटी में अंदर जो अयोटा है उसका अगर डायलेटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या साइन सिम्टम अकर होंगे। तो इसके अंदर जो साइन सिम्टम अकर होंगे वो होगा चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होगा, अपर बैक पेन होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो जो रहेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की शॉर्टनेस हो जाएगी। इसके अलावा जो शोल्डर पेन है, शोल्डर के अंदर पेन होगा, जा पेन, जो जा है उसके अंदर पेन हो सकता है। इस तरह से कई साइन सिम्टम है वो क्रिएट होंगे, कफ हो सकती है पेशेंट को। तो ये साइन सिम्टम है वो अगर थोरेसिस एओर्टा का एनेरिज्म होता है, मतलब थोरेसिस कैविटी में जो एओर्टा है उसका एनेरिज्म होता है तो उस कंडीशन में साइन सिम्टम अकर होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म होता है, सेकंड एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म जब होता है तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, पेशेंट को एनोरेक्सिया, पेशेंट को एनोरेक्सिया हो सकता है, पेशेंट को सेंसेशन नमनेस सेंसेशन हो सकता है,
टिंगलिंग सेंसेशन है वो हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम है वो एब्डोमिनल के अंदर जब एनेरिज्म हो जाता है, एब्डोमिनल एओर्टा का जब एनेरिज्म होता है तो उस कंडीशन में ये साइन सिम्टम अक्कर होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि सेरिब्रल एनेरिज्म, अगर पेशेंट को सेरिब्रल एनेरिज्म हो रहा है तो सेरिब्रल एनेरिज्म में क्या होगा, जो हमारी इंपल्स है वो अफेक्टेड होगी। तो इसके अंदर जो साइन सिम्टम आएंगे वो आएगा आईलिड ड्रॉप, आईलिड है वो ड्रॉप हो जाएगा, वन साइड ऑफ बॉडी एज सेंसेशन लॉस, लॉस सेंसेशन, मतलब एक साइड का जो सेंसेशन है वो रुक सकता है। हेडेक, पेशेंट को हेडेक रहेगा, हेडेक हो सकता है। उसके अलावा बात करें वर्टिगो, पेशेंट को वर्टिगो हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो अल्टर हो सकता है, पेशेंट का जो बैलेंस और इम्बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है। मतलब अगर सेरिब्रल एनेरिज्म होता है तो पेशेंट के अंदर ये वाले साइन सिम्टम वो अक्कर हो सकते हैं, जो कि हमारे कॉग्निटिव से रिलेटेड जो भी साइन सिम्टम होते हैं वो सेरिब्रल एनेरिज्म के अंदर अक्कर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें पेरिफेरल एनेरिज्म की। अगर पेरिफेरल एनेरिज्म के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जो एक्सट्रीमिटी पेन है, मतलब जो पर्सन की एक्सट्रीमिटीज है वहां पर पेन हो सकता है, जो एंकल एडिमा है वो हो सकता है, वेसल्स का जो काफ मसल्स है, काफ वेसल्स है उनका डायलेशन हो सकता है, पेशेंट्स की जो वॉकिंग है वो अफेक्ट हो सकती है, पेशेंट के अंदर लोअर एरिया के अंदर साइनोसिस क्रिएट हो सकता है। तो ये कॉमन 4-5 साइन सिम्टम है वो पेरिफेरल एनेरिज्म के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। तो ये हमने बात की थी साइन सिम्टम के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें साइन सिम्टम के बाद डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के अंदर हमने पीछे स्टडी की हुई है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, इसके अंदर हम पूछेंगे कि कोई ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं है या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एनेरिज्म तो क्रिएट नहीं हो रहा, या कॉन्जेनाइटल हेरिडिटी की वजह से तो एनेरिज्म है वो अक्कर नहीं हो रहा। उसके बाद हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे कि पाल्पेशन और इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि साइनोसिस तो नहीं हो रहा, पाल्पेट करके देखेंगे कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, अगर पेन अक्कर हो रहा है तो किस एरिया में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी टाइप का या जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ा उसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एनेरिज्म है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीबीसी, मतलब कोई इंफेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा तो हम सीबीसी है वो इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। उसके बाद हम एक्सरे, जो एक्सरे है वो करवा के दे सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी, वेसल्स की सीटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी करवा के हम पेशेंट्स का जो एनेरिज्म है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी करा सकते हैं, और एनेरिज्म के अंदर जो एंजियोग्राफी है वो आर्टरी की होगी, आर्टेरियोग्राफी, मतलब कि जो आर्टरी है उसकी हम स्टडी करेंगे, उसकी वॉल से स्टडी करेंगे, जहाँ पे आर्टरी की हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं आर्टेरियोग्राफी। तो ये इन्वेस्टिगेशन है हम करवाकर पेशेंट्स का जो कंडीशन है, एनेरिज्म की जो कंडीशन है उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, कि हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर पहला हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है,
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हाइपरटेंशन के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है वो हम पेशेंट को देंगे ताकि ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज ना हो और पेशेंट को जो अबनॉर्मलिटी है वो और ज्यादा क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हम बात करें एंटीकोगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट, जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होते हैं वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ब्लड है वो गाढ़ा ना हो, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहे। अगर ब्लड के अंदर कोएगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लड क्या है वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस बना सकता है, वहां पर क्लॉट बना सकता है, तो वेसल्स के अंदर जो एनोरिज्म है वो हो सकता है। ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो लगभग हम लेस देन 3 सेंटीमीटर अगर एनोरिज्म क्रिएट हो रहा है, मतलब जो आर्टरी का जो डायलेशन अकर हो रहा है वो 3 सेंटीमीटर तक हो रहा है, तो वहां तक हम इसको विद मेडिसिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर आर्टरी का डायलेशन हो गया है तो उस कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट वन है वो है एंडोवास्कुलर शंट। एंडोवास्कुलर शंट कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जिस आर्टरी के अंदर इस वेसल के अंदर जहां प्रॉब्लम अकर हो रही है, डायलेशन अकर हो रहा है, वहां क्या करते हैं एक शंट डाल देते हैं, जिससे क्या है वो शंट क्या करता है उस आर्टरी के ऊपर प्रेशर को नहीं लगने देता, जिससे उस आर्टरी की जो शेप है वो नॉर्मल बनी रहती है। उसके अलावा नेक्स्ट में होता है सेकंड ओपन सर्जरी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओपन सर्जरी मोर देन 6 सेंटीमीटर, अगर जो डायलेशन है वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा डायलेट हो गई है आर्टरी, तो उस कंडीशन में हम उसको ओपन सर्जरी करके जो डायलेशन अकर हो रहा है उसको हम ठीक करेंगे, या जो भी वहाँ पे रुकावट आ रही है, क्लॉट बन रहा है, उसको वहाँ से निकाल के हम उस एनेरिज्म को ठीक करते हैं। तो ये हमने बात की थी सर्जिकल मैनेजमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम डायग्नोसिस बनाते हैं।